मेरा नाम है राज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ राज में। सो गाइस, आज हम लोग सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे इसे डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा पहला 2 वीडियो नहीं देखा है, सामंतवाद की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। और आपको आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोल्हान यूनिवर्सिटी के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी तैयारी में जितने भी पेपर है, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो मैं आप सभी को खुद डिस्कस करवाऊंगा। तो चलिए आज सामंतवाद के पतन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के रख लीजिए और पहला क्वेश्चन लिखिए, सामंतवाद की पतन कैसे हुई और उसके क्या क्या कारण थे। तो गाइज़, हम लोग पहले इंट्रो लिखेंगे। जैसे कि मैंने पहले 2 वीडियो में आपको इंट्रो बताया है, आप उन इंट्रो को लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग मेन पॉइंट में लिखिएगा। मेन पॉइंट लिखने से पहले आप हाईलाइट कर लीजिए कि सामंतवाद के पतन के कारण। आप लोग पहला पॉइंट लिखिए, पारस्परिक युद्ध। जैसा कि उस वक्त सामंत ही सर्वोच्च थे, वे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे ताकि वो सर्वोच्च हो सके। उस वक्त के राजा अपनी खुद की सेना नहीं रखते थे, सभी सामंतों से सेना ले करके अपना खुद का सेना बना के वो किसी भी युद्ध में भाग लेते थे। ऐसी विकट स्थिति में सामंत का जो अपना खुद का सेना नहीं होता था संपूर्ण, इस कारण वो राजा को पूरी तरह से हेल्प नहीं करता था, क्योंकि सामंत तो हर किसी को अपना इंडिविजुअली पहले वो अपना देखता था, उसके बाद वो राजा की हेल्प करता था। इसलिए पहले किसी सामंत से अगर उसकी युद्ध हुआ हो या फिर लड़ाई हुआ हो किसी ज़मीनी विवाद के कारण, तो वो उस सामंत से युद्ध में ही खुद एक दूसरे से लड़ाई करते थे। कभी कभी हिंसक प्रभाव का उस पर इफेक्ट पड़ता था, जिस कारण वह संपूर्णतः खुद पर ही उनकी हानि होती थी। क्योंकि पारस्परिक युद्ध से क्या हो सकता था, अगर कोई भी राजा किसी से युद्ध करे और उनकी सेना ही आपस में लड़े तो उसकी स्थिति क्या होगी, आप समझ सकते हैं इससे क्या हो सकता है। जिस कारण उनको आपसी सहयोग की भावना ना होने के कारण भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, जिससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण सामंतवाद के पतन पर पड़ा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंग्लैंड में गुलाब का युद्ध ही कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में पहले गुलाब का वॉर हुआ था, उसी को सबसे अच्छा उसका उदाहरण माना जाता है, जिससे संपूर्ण सामंतवादी व्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा और गहरा आघात पहुंचा। आप लोग दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, किसानों का विद्रोह। जैसा कि उस वक्त सामंतवादी व्यवस्था संपूर्ण रूप से भूमि पर आधारित थी और भूमि से ही किसान का उत्पन्न हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिस कारण उन पर ही ये संपूर्ण सामंतवादी व्यवस्था ठहरी हुई थी या टिकी हुई थी। और ये जो सामंत होते थे ये किसानों पर ही अत्याचार किया करते थे, जिस कारण उनमें तो असंतोष था ही। और 1348 ईस्वी में ब्लैक डेथ नामक महामारी ने संपूर्ण यूरोप में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी, जिस कारण अनेक किसानों की मृत्यु हुई, जिससे उनमें असंतोष फैला और इस विकट परिस्थिति में गरीबी और बढ़ी। इस कारण किसानों को भी कमी हो गई थी और किसानों की कमी के कारण वहाँ अनाज वगैरह उतनी मात्रा में उत्पन्न नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण लोग अधिकांश किसान भूखे होते थे। जैसा कि अनाज वगैरह उत्पन्न नहीं होंगे तो बड़े लोग तो भूख से नहीं मरेंगे, गरीबी मरेंगे, और ऐसे भी कई लोग मर रहे थे, जिस कारण वहाँ किसानों की कमी हुई। और सामंत लोग किसानों की कमी रखने के कारण अधिकांश किसानों को काम नहीं दिया करते थे, जिस कारण उनमें अराजकता की स्थिति और उत्पन्न हुई। और ये जो महामारी थी इसने उस स्थिति में आग में घी का कार्य किया, जिससे सामंतवादी की जो नींव थी वो जड़ से हिल गई। लोग 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे, नवीन युद्ध शस्त्रों का आविष्कार। जैसा कि उस वक्त सामंत का जो उत्पत्ति हुआ था वो सुरक्षा की दृष्टि से हुआ था। उनका जो किला था वो अभेद्य था, कोई भी उन्हें भेद नहीं सकता था। उस 13वीं सदी तक आते आते ये जो किले थे इनको तोड़ने के लिए गोले बारूद व बंदूकों का आविष्कार हो चुका था। जैसा कि उस वक्त उनका जो शस्त्र था वो पुरानी विधियों का था, जिस कारण वे किसी गोले बारूद वाले व्यक्ति से नहीं लड़ सकते थे और उन पर कोई भी आक्रमण करे तो वो उनका सामना भी नहीं कर सकते थे। उनका आविष्कार ही इस कारण से किया गया था ताकि वे शस्त्रों को और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उत्पन्न करके किसी भी चीज़ में विजय प्राप्त की जा सके। और जैसा कि वो प्राचीन शस्त्रों का उपयोग करते थे, जिसका वे अभी उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनसे भी बड़ी युद्ध की स्थिति होने पर वे गोले बारूदों का ही अगला प्रयोग जो भी करेगा दुश्मन, वह गोले बारूदों का ही प्रयोग करेगा। ऐसे विकट स्थिति में राजा जो होता था वे उनका उपयोग कैसे कर सकता था, जो कि उनको मालूम था जैसे कि ये कमज़ोर है,
तो राजा भी अपनी स्थायी सेना रखने लगा, क्योंकि उस वक्त तक व्यापारी वर्ग का भी उदय हो गया था और वे राजकोष से अपनी सेना के लिए वेतन भी दे सकता था। और उनकी जो सेना होती थी, राजा की जो अपनी सेना होगी, वो किसी सामंत की सेना से ज़्यादा वफादार होगी, क्योंकि सामंत की सेना राजा के प्रति वफादार नहीं होती थी, वो सामंत के प्रति वफादार होती थी, और राजा की सेना अपने प्रति वफादार होती थी। जिस कारण वे सामंतों पर गहरा आघात पहुंचा, क्योंकि सामंत की जो स्थिति थी वो अभी नीचे आने लगी थी। जो उनकी इम्पोर्टेंस थी वो सामंत की जो पहले सबसे ऊंचा हुआ करता था, अब वो राजा अपनी स्थिति को देखते हुए उन इस इम्पोर्टेंस को घटाते चला गया, क्योंकि उनका जो काम था वो युद्ध में राजा की मदद करना था, जो अब उनसे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उनसे भी अधिकांश उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का आविष्कार हो चुका था। अब ऐसी विकट परिस्थिति में राजा जो था वो अपनी सेना रखता था, और वो नहीं चाहता था कि सामंत उनसे आगे हो जाए। जैसा कि इस यूरोप की स्थिति में, यूरोप के इतिहास में राजा जो होता था वो उनके चंगुल में फंसता जा रहा था। कई राजाओं पर तो सामंतों ने अधिकार भी कर लिया था। ऐसी विकट परिस्थिति का जो उनको खबर था, जिस कारण सामंतों पर राजा ने अपना एकाधिकार को समाप्त करते हुए अपना पूरा सिस्टम तैयार किया। उसने अपना प्रशासनिक स्थिति को ठीक करने के लिए, खुद का प्रशासनिक व्यवस्था सही करने के लिए आयोग वगैरह बनाए, जिससे प्रशासन के कार्यों के लिए अच्छे अच्छे अधिकारी को नियुक्त किया गया, और ये संपूर्ण प्रशासन चलता गया, जिससे संपूर्ण सामंतवादी व्यवस्था को बहुत ही गहरा धक्का लगा। आप 4 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, व्यापारिक वर्ग का अभ्युदय या उदय। जैसा कि उस वक्त धर्म युद्ध के कारण एक व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, जिसने उस वक्त अपना व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते सामंतों के उतना अधिक संपन्न हो गए या उनसे भी अधिक संपन्न हो गए। परंतु जैसा कि उस वक्त के यूरोप में ये स्थिति थी कि सामंतों को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था, वे सबसे संपन्न माने जाते थे, जिस कारण ये जो व्यापारी वर्ग था ये उतने संपन्न नहीं हो पा रहे थे। वे एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिकी हैसियत से तो वे उनसे अधिक संपन्न या फिर उनके बराबर ही हैसियत रखते थे, परंतु सामंत सर्वोच्च होने के कारण उन्हें समाज में उतना अधिकार नहीं प्राप्त था, और वे समाज में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, जिस कारण ये व्यापारिक वर्ग सामंतों से ईर्ष्या करने लगे। इस ईर्ष्या की वजह से वे राजा की मदद किया करते थे, जिस कारण सामंतों का एक दुश्मनी में एक और कड़ी जुड़ गई, जिस कारण सामंतों का अंत होना तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जुड़ गया, जिस कारण उनका अंत होने में ज़्यादा अधिक समय नहीं लगा, और कुछ शताब्दी पूर्व ही सामंतवादी व्यवस्था का संपूर्ण व्यवस्था चूरमार होकर टूट फूट गई। आप 5 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, नगरों का अभ्युदय। जैसा कि उस वक्त उद्योग धंधा संपन्न हो चुका था, तो जो जो भी इंडस्ट्री हुआ करती थी वो अपनी कॉलोनियाँ बनाया करती थी। जो कॉलोनी होती थी उन पर वो एम्प्लॉय रहते थे जो वहाँ के उद्योग धंधों में सहायता करते थे या फिर काम करते थे। जैसा कि इस तरह की कॉलोनियों में ये जो अपना स्वतंत्रता की भावना होती है ये एकजुट होकर फैलती है, क्योंकि वो सभी एक जैसे स्थिति में रहते थे, तो उनको जो समझाना होता था वो आसान होता था। तो उनमें स्वतंत्रता की भावना अधिक गति से फैली, जिस कारण वे वहाँ समझ रहे थे कि सामंतों की क्या स्थिति है और वे उन पर कैसे अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ के जो लोग होते थे उन्हें भी सामंतों की दादागिरी का सहना पड़ता था, जिस कारण वे भी उससे असंतुष्ट थे और वे किसी भी तरह से सामंतों से छुटकारा पाना चाहते थे। और ऐसी विकट स्थिति में जब उद्योग धंधे में और अधिक मजदूरों की आवश्यकता थी, तो उद्योग धंधे में जो व्यापारी वर्ग थे वे अधिक से अधिक मजदूर चाहते थे, जिस कारण वो किसानों को इंडस्ट्री में लाना चाहते थे। पर ये जो सामंत होते थे वो किसानों को खेतीहर मजदूर की तरह उपयोग करते थे, जिस कारण वे आने देना नहीं चाहते थे। और ऐसी विकट स्थिति में ये समझ गए थे कि किसी अगर अपने उद्योग धंधे को अधिक बढ़ाना है तो उन्हें अधिक से अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में जब वे आने नहीं दे रहे थे, तब इन व्यापारी वर्गों ने गांव-गांव जाकर किसानों को समझाना प्रारंभ किया कि ऐसी स्थिति में क्या क्या सही है और क्या गलत है। तो लोगों को भी समझ आया कि हाँ, ये सामंत उन पर अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें यहाँ काम करने से अधिक ही पेमेंट या जो पगार होगी वो इंडस्ट्री में काम करने से मिलेगी, क्योंकि इंडस्ट्री में जो होता है वो सिर्फ बिज़नेस के मुहैया से होता है। और यहाँ इन पर अत्याचार भी किया जा रहा था और वहाँ सिर्फ उनको पैसा दिया जाएगा काम के बदले, उन पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जब इन दोनों ने आपसी सहयोग बना तो ये सामंत अकेले हो गए, और ये जो राजा हुआ करते थे वो भी चाहते थे कि सामंतों का अंत हो, और ये व्यापारी वर्ग भी चाहता था। तो इस कारण किसान सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे ही पहले से। किसान और ये व्यापारी वर्ग और ये राजा तीनों मिलकर सामंतवादी का जड़ से उखाड़ने में बहुत ही
अग्रसर रूप धारण की, जिस कारण सामंतवादी का अंत आना स्वाभाविक हो चुका था। आप लोग 6 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, मुद्रा का प्रचलन। जैसा कि उस वक्त स्थिति संपन्न हो चुकी थी, उस वक्त मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। और ये जो सामंत थे, ये किसी भी काम के बदले उन्हें कोई भी सेवा दिया करता था, जैसे कि हम लोग पहले कहा करते थे, मुद्रा प्रचलन के बदौलत सेवा दिया करता था, जिससे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब इन्हें मुद्रा का प्रचलन होने लगा, तो वो किसी भी कार्य के लिए मुद्रा का उपयोग करने लगे। अब सामंतों के पास तो मुद्रा हुआ करता नहीं था, जिस कारण वो किसी भी से भी कार्य करते थे तो उन्हें मुद्रा प्राप्त होता था, और वे मुद्रा का उपयोग करके किसी भी वस्तु को क्रय या विक्रय कर सकते थे। अब ऐसी स्थिति में सामंतों को समझ ही नहीं आया कि किया क्या जाए। उन्होंने अपनी पुरानी स्थिति को जारी रखा, जिस कारण पुरानी स्थिति और नई स्थिति में संघर्ष होना तय था, और सामंतवादी पतन में एक कड़ी जुड़ गई। आप लोग 7 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। जैसा कि उस वक्त तक राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो चुका था, और सामंतवादी व्यवस्था और राष्ट्रीयता की भावना में विपरीत स्थिति थी। सामंतवाद जो था वह एकाधिकार पर अधिक बल दिया करता था, और ये राष्ट्रीयता था जो थी ये स्वतंत्रता पर बल दिया करता था। उस वक्त दूसरे देश के व्यापारी किसी देश में जाकर व्यापार करते थे, और उस वक्त के व्यापारी ये नहीं चाहते थे कि दूसरे देश के व्यापारी आकर उनके देश में व्यापार करे और अच्छा मुनाफा कमाए, जिस कारण उन दोनों में आपसी विद्रोह प्रारंभ हो गया। और इनका जो युद्ध, इनमें जो संघर्ष था, इसने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में और मदद मिला। ऐसी ही स्थिति में 100 ईयर्स जो वॉर था, इस नाम से ही ये वॉर जब उत्पन्न हुआ, इससे राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न होने में अधिक मदद मिली। और कहा जाता है कि यूरोप में जो ये 100 ईयर्स वॉर था, यही राष्ट्रीयता की भावना का उदय का प्रमुख और पहला युद्ध हुआ था, जिस कारण ये राष्ट्रीयता की भावना उदय हुई थी। अतः कहा जा सकता है कि इस स्थिति में सामंतवाद का अंत होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि इन दोनों में पूरक स्थिति नहीं थी, विपरीत स्थिति थी, और विपरीत स्थिति में संघर्ष होने से किसी न किसी एक का तो अंत होना तय ही है, जिस कारण सामंतवादी स्थिति की अंत हो गई, और इसकी अंत में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई। आप लोग 8 नंबर पॉइंट लिखेंगे, राजा की शक्ति का विकास। जैसा कि उस वक्त की स्थिति थी, राजा सामंतों पर निर्भर रहा करता था। अब वो स्थिति बदल चुकी थी, राजा अपने स्वयं की सेना रखने लगा था, और वे स्वयं की सेना से वे सामंतों की सेना को कुचलने तक के लिए भी अपना बल रखता था। अभी जब पहले वो सामंतों की सेना के बदौलत ही कि कोई भी युद्ध लड़ा करता था, अब उन्हें कुचलने का दम रखता था। अब ऐसी स्थिति में सामंत के जो विरोधी थे वो और अधिक बढ़ गए। जैसा कि पहले ही किसान और कमी वर्ग था, वो उसके विरोधी थे ही, उसके साथ साथ व्यापारी वर्ग भी उनका विरोधी था, अब राजा भी उनके विरोधी हो गए। इस कारण सभी के सहयोग के कारण सामंत वर्ग टिक नहीं पाया। अब इस स्थिति में वह मुद्रा का भी प्रचलन हो गया था, जिस कारण राजा अपनी एरिया क्षेत्र में कर भी लगा सकता था, और जिससे उनको अपने राजकोष प्राप्त होते थे। अब यूरोप में डचों के आ जाने के कारण वहाँ शिक्षा का भी प्रभाव बढ़ा, जिस कारण वहाँ के लोग शिक्षित हुए, और वे शिक्षित होकर संपूर्ण राज्य निर्माण में अपना सहयोग देने लगे। कि जो लोग शिक्षित होंगे वे प्रशासनिक में अपना योगदान देंगे, इसी तरह वे प्रशासन में भी योगदान देने लगे, और प्रशासन में मध्यम वर्ग का एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होने लगा, जिस कारण मध्यम वर्ग भी अपनी स्थिति सुधारने में सक्षम हो सके। इन सभी कारणों से सामंतवाद जो अपना चरम सीमा पर थी, वे उनका जो चलमलाता हुआ सितारा था, वो अब सितारा टूटकर नीचे बिखर कर गिरने लगा। लोग 9 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, धर्म युद्ध। जैसा कि उस वक्त यूरोप में 11 से 12वीं सदी के मध्य ईसाई और इस्लाम के मध्य धर्म युद्ध छिड़ा था, जिसमें अधिकांश जो इस्लामिक देश थे उनमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो चुकी थी, और ये संपूर्ण यूरोप में भी हो चुकी थी, जिस कारण जो ये सामंत थे ये उन पर अपना युद्ध लड़ते थे, जिससे अधिकांश सामंतों की मृत्यु हो गई, और वे जो भी सामंत बचे वे वापस जो आए उनकी स्थिति खराब हो चुकी थी, उनकी खेती जो थी वो खराब हो चुकी थी। अब उन्हें अपनी स्थिति सही करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए अपनी ज़मीनें बेचनी, इससे सामंतों की शक्ति में कमी आई। और इस स्थिति में इंग्लैंड और फ्रांस में कई राजाओं ने अपना ये जो सामंत की थी, ये एक चार्टर द्वारा ये जो सामंत की अधिकार थे वो बेचने लगे, जिस कारण कई लोगों ने ये चार्टर खरीद लिया और खुद स्वतंत्र हो गए। अब इस स्थिति में किसानों से
ये भी जो थे सामंत के अंडर में आते थे वे भी अपनी स्वतंत्रता खरीद सकते थे और ये भी अपनी स्वतंत्रता खरीदने लगे, जिससे सामंतवादी व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा गहरा आघात पहुंचा और ये सामंतवादी की नींव टलमलाते हुए 15वीं सदी तक इनका चूरमार हो जाना स्वाभाविक था, जिस कारण 15वीं सदी तक ये समाप्त हो गया। लास्ट में लिखिएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं ये व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुआ, जैसा कि अब मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसका जैसे ये उदय हुआ, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इनमें जो जो दोष था आप वो लिखिएगा, जो कि मैंने पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ मैं उन सभी टॉपिक्स को। अब इन सभी से मिलकर आप कम से कम एक पेज निष्कर्ष लिखिएगा। निष्कर्ष में आप साइड हेडिंग में देख के लिखिएगा कंक्लूजन, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जब मिक्स होगा तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और ये जितने भी पॉइंट है, अगर इनका आपको इंग्लिश वर्जन मालूम है, इंग्लिश वर्ड मालूम है, तो आप इंग्लिश वर्ड जरूर ऐड कीजिएगा। और अंत में, वीडियो का अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए, किसी अलग टॉपिक पे चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे मैं अभी और भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम से संबंधित होगी। और इसके आगे भी जितने भी सेमेस्टर होंगे मैं उनमें भी आप लोगों की हेल्प करूँगा मैं। और ये जो MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन होता है तो मैं MCQ क्वेश्चन भी बनाने का कोशिश करूँगा।